हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रास। आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रास के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं स्पीड टेस्ट नंबर 34A का, जहां पे रीजनिंग सब्जेक्ट का डिस्कशन होगा। टोटल 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लगातार स्पीड टेस्ट दे रहे हो। यदि ये स्पीड टेस्ट की सीरीज आप नहीं दे रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर दीजिए। अच्छे स्पीड टेस्ट होते हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन, जैसे IBPS या फिर कोई और बैंकिंग एग्जाम, उसके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आज हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। जिन प्रश्नों में आपको समस्या आई है उन प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। और दूसरी बात, जो लोग नहीं अटेम्प्ट किए हैं स्पीड टेस्ट को, वो यहाँ पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारे साथ में। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जिस समय में मैं सॉल्व कर रहा हूँ कोशिश करिएगा उसी वक्त में आप भी सॉल्व करें, या फिर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस जो हमारे नंबर सीरीज से रिलेटेड, ऐसा अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड भी आता है और नंबर से रिलेटेड भी आता है। हम दोनों का डिस्कशन करने वाले, क्योंकि दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे, यानी इस स्पीड टेस्ट में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 3 डिजिट के कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ऐसा आप देख रहे होंगे। 5 संख्याएं दी गई हैं, उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न आपके सामने रहेगा। पहला प्रश्न कहता है, इफ द डिजिट्स ऑफ ऑल द नंबर्स आर टू बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सभी संख्याओं के जो डिजिट्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके, विद इन द नंबर, दाएं से बाएं, किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी बाएं से दाएं अगर हम बात करें, यहां पे क्या कह रहे हैं? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी दाईं तरफ बड़ा डिजिट, फिर उससे छोटा, सबसे आगे सबसे छोटा डिजिट रहेगा। अगर लेफ्ट साइड से सोचो तो इसी का विपरीत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ठीक है, वो असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं कि लेफ्ट से राइट असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। बस ये घुमाने के लिए आपको देता है ताकि दिमाग थोड़ा पजल हो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर? ऐसे में तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब इसका आंसर करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो सबसे छोटी डिजिट्स जो आगे की तरफ सबसे आ रही होगी, हर संख्या का सबसे छोटा डिजिट ऑब्जर्व करिए। ये हुआ, इस संख्या में ये है, संख्या में ये है, इस संख्या में सबसे छोटा डिजिट जो है वो है 5, और इस संख्या में भी सबसे छोटी डिजिट है 5। अब आपसे पूछा क्या है? देन थर्ड हाईएस्ट नंबर की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? जिनका जो सबसे छोटी उनमें, यानी सबसे छोटा अंक जो है वो सबसे बड़ा हो सभी के कंपैरिजन में। जैसे यहाँ पे 5 है, यहां पे भी 5 है सबसे छोटा, तो ये दोनों पहले दो बड़ी संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि 500 से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तीसरा कौन सा होगा जिसमें 4 लिखा हुआ है? यानी 946 आपका थर्ड होने वाला है। और इसको वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, 946 सेकंड ऑप्शन में दिया, सो दैट्स द राइट आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। जितना कम काम करें उतना बेहतर होगा। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये ज्यादा बेहतर है कि आप समय कम लगाएं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ये कह रहे हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द अबव सीरीज? ऐसे इस सीरीज में कितने ऐसे डिजिट्स हैं? बिटवीन द सेकेंड लोवेस्ट डिजिट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट नंबर, तीसरी सबसे बड़ी संख्या पहले उठाओ। सबसे बड़ी संख्या ये है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या वो है, और तीसरी सबसे बड़ी संख्या ये है फिलहाल के लिए। और इसका सेकेंड लोवेस्ट डिजिट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट, सेकेंड लोवेस्ट डिजिट, यानी लोवेस्ट कौन सा हुआ? 3 हुआ। सेकेंड लोवेस्ट कौन सा हुआ? 7 की बात कर रहा है। ओके, आप थर्ड हाईएस्ट नंबर का ऐसा बोला, एंड द थर्ड हाईएस्ट डिजिट ऑफ द सेकेंड लोवेस्ट नंबर, दूसरी सबसे छोटी संख्या। तो इस सब में सबसे छोटी संख्या आपके सामने है, ये वाली। दूसरी सबसे छोटी संख्या की यदि आप बात करें, अच्छा, सेकेंड लोवेस्ट डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर हो गया। हाईएस्ट नंबर आपका ये है, सेकेंड वो रहेगा, थर्ड हाईएस्ट नंबर ये है। इसका सेकेंड लोवेस्ट डिजिट, लोवेस्ट ये था, सेकेंड लोवेस्ट ये होगा 7। ओके, 7। और फिर क्या करें? हाईएस्ट डिजिट एंड द थर्ड हाईएस्ट डिजिट ऑफ द सेकेंड लोवेस्ट नंबर। लोवेस्ट नंबर आपका बनता है 427 और सेकेंड लोवेस्ट नंबर 596 बनता है। और इसका क्या कह रहे हैं? थर्ड हाईएस्ट डिजिट। तो हाईएस्ट डिजिट कौन सा हुआ? 9 हुआ। सेकेंड हाईएस्ट कौन सा होगा? 6 होगा। और थर्ड हाईएस्ट कौन सा होगा? 5 होगा। यानी बेसिकली 5 और 7 की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द अबव सीरीज बिटवीन, इनके बीच में 7 और 5 के बीच में कितने अंक आएंगे? तो आप बोलेंगे एक ही अंक आएगा, 6 होता है वो, है ना? तो 1 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज टू बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जो होते हैं वो डिमांड करते हैं फोकस, ठीक है, यानी कितना कॉन्सेंट्रेट आप कर पा रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, चलो। इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर टू बी मल्टीप्लाइड विद इन द नंबर्स, क्या कह रहे हैं?
इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर टू बी मल्टीप्लाई, यानी सभी अंकों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, एक मिनट, if all the digits of each number are to be multiplied within the numbers and then the numbers thus formed are to be arranged in ascending order, बढ़ते हुए क्रम में, from left to right, बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया जाए, then which of the following number will be the third from the right end, यानी मिडिल में आप बोल सकते हो तीसरा सबसे बड़ा या फिर तीसरा सबसे छोटा, ऐसे करके जैसे भी बोलो मिडिल में जो आएगा वही आपको बताना है। अब यहां देखो 4 2 7, 7 चौक 28 और 28 का 2 गुना कितना हो जाएगा 56, ये 56 देगा, ठीक है। 9 छक 54, 54 और 54 से कितना हो जाएगा 200 और 4 4 से 16, 216 बनेगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर देख लेना जरूर। 7 8 जा 56, 56 और 56 का 3 गुना तो 50 का 3 गुना 150 हो गया और 6 का 3 गुना 18 तो 168 बनाएगा ये। इसकी बात करो 9 6 9 छक 54, 54 तो अब 55 जा 250 250 बनेगा, है ना। और 5 4 जा 20, ठीक है। तो 250 प्लस 20 270, ये कितने देगा 8 7 जा 56, 50 का 5 गुना करो 250 और 6 का 5 गुना 30 तो 250 और 30 280, 280 बनेगा। अब आपको देखना क्या, ये सारी संख्याएं हो गई, कह रहे थर्ड हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए लेफ्ट टू राइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, दाएं से तीसरा या बाएं से तीसरा, आप ऐसे बोल सकते हो। तो अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ा लगाओगे तो सबसे छोटा ये जैसे 56 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद दूसरी सबसे छोटी कौन सी 168 आएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा ये 216, यानी मिडिल में कौन सा 216 आएगा। 216 इज टू बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, यानी यहाँ पे हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, सेकंड विकल्प सही आंसर के रूप में होना चाहिए। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे यदि दो सब्सट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम ऑल ऑड डिजिट्स ऑफ ईच नंबर, हर एक संख्या के जो ऑड डिजिट्स हैं उनमें से 2 घटा दिया जाए, है ना, एंड ऑल द इवन डिजिट्स आर हाफ्ड, इवन डिजिट्स का आधा कर दिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल thus formed will be the lowest, सबसे छोटा कौन सा होगा। आप सोच रहे होंगे सबसे छोटा, देखो सबसे पहले तो इनके आगे के अंक डिसाइड करेंगे, उस सैकड़े का हिसाब ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले आगे का अंक देख लो, इवन है तो उसका आधा 2 हो जाएगा, यानी 200 से स्टार्ट होने वाला, पक्की बात है, ये इसका आधा हो जाएगा। यहाँ 9 है तो इसमें से 2 घटा लोगे तो ये कितना हो जाएगा 7 आएगा, 700 से स्टार्ट हो रहा होगा। ये 7 है, ऑड है तो इसमें से 2 घटाओगे, ये 5 से स्टार्ट होगा, यानी 500 से स्टार्ट हो रहा होगा। ये 5 है, ऑड है, 2 घटाओगे तो कितना होगा 300 से स्टार्ट हो रहा होगा। ये इवन है तो 8 का आधा करोगे 400 से स्टार्ट हो रहा होगा। अब आपको बताना क्या है, देखो 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑड डिजिट, सारे ऑड डिजिट से 2 घटा दिया जाए ईच नंबर, एंड ऑल द इवन डिजिट्स आर हाफ, सभी इवन डिजिट्स को हाफ कर दिया जाए। हमें चूंकि पहला ही अंक वो डिसाइड करता है तो हम उस हिसाब से देखेंगे, हमने सारा नहीं किया। फोर्थ लोवेस्ट नंबर कौन सा, लोवेस्ट कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ लोवेस्ट, तो लोवेस्ट आपका ये 200 से स्टार्ट होगा, सेकेंड लोवेस्ट 300 से स्टार्ट होने वाला, थर्ड लोवेस्ट 400 से स्टार्ट होने वाला, और फोर्थ लोवेस्ट जो 500 से स्टार्ट हो रहा होगा, यानी ये वाला बनेगा, और वो क्या हो जाएगा 738। अब इसको 738 के साथ प्रोसेस करने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने नंबर को चेंज करने के बाद दिया है। ये 3 ऑड है, 2 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 8 चूंकि इवन है उसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमने ऐसे में सारी अंकों के साथ छेड़खानी नहीं करी, सिर्फ एक 514 वो किस विकल्प में दिया हुआ, तीसरे में दिया, सो दैट इज टू बी द करेक्ट आंसर, यानी वो हमारा सही उत्तर होना चाहिए। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो इफ ऑल द इवन नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आफ्टर दैट ऑन द राइट ऑफ दीज नंबर्स all the odd numbers are arranged in ascending order, then which of the following number will be
इन द मिडिल ऑफ द सीक्वेंस। सबसे पहले इवन संख्या, ये तो ऑड है, ये इवन संख्या, और इवन संख्याओं को कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये एक इवन हो गया, दूसरी आपकी यही दो इवन संख्याएं आएंगी। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इनको कैसे अरेंज करना है, कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बाद ऑड वालों को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। और तीसरे नंबर पे बताना है, तो पहले दो तो ये हो जाएंगे बाईं तरफ से, थर्ड नंबर मिडिल नंबर, थर्ड नंबर ही होगा। तो तीसरा नंबर, क्योंकि 5 ही नंबर है, थर्ड नंबर मिडिल नंबर होगा, थर्ड नंबर आपका वो ऑड वाला हो जाएगा, और ऑड में भी सबसे छोटा, सॉरी इवन, नहीं एक मिनट, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, इवन ये है और एक वो है, दो ही इवन है, छोड़ो ये दोनों को हटा, ठीक है। फिर असेंडिंग ऑर्डर में आपके ऑड्स वाले, ये 9, 7 और 5 वाले, तो ये सबसे पहले आएगा, ये सबसे मिडिल में 5, 9, 6 जो आपका बिल्कुल मिडिल में आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज टू बी द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देखिए क्या कह रहे हैं, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, इवन को इस बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया जाए, लेफ्ट टू राइट, आफ्टर दैट right side of the numbers, odd numbers are arranged in ascending order, then which of the following number will be, हाँ तो ये पक्की बात 1 नंबर ही होना चाहिए इसका आंसर ये दिया हुआ था, मैं एक बार फिर से वापस चेक कर ले रहा हूं। इफ ऑल द इवन नंबर्स, ये एक इवन नंबर हो गया और दूसरा इवन नंबर हमारा ये है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी आपका 427 पहले अरेंज हो जाएगा और फिर 857 अरेंज होगा इसके बाद, ठीक है। आफ्टर लेफ्ट टू राइट है ना, बाएं से दाएं, आफ्टर दैट ऑन द राइट ऑफ दीज नंबर्स, इसके दाईं साइड में, इन संख्याओं के दाईं, ऑल द ऑड नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, देन विच ऑफ द नंबर विल बी इन द मिडिल ऑफ द, अब ये इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर राइट साइड में इसके सारी संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, मिडिल में कौन सा आएगा। अब इन्होंने ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर 5 टिक किया हुआ है, लेकिन वो आप करेक्शन लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, क्योंकि ये इन्होंने नहीं बताया कि इनको उसके बाद जो संख्याएं अरेंज करेंगी वो राइट साइड से हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेफ्ट साइड। तो जब कुछ नहीं बताया गया तो हमारा जो सीक्वेंस चलता है असेंडिंग ऑर्डर का, चूंकि इसके बाद से अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी यहाँ पे सबसे छोटी ऑड संख्या आनी चाहिए, और सबसे छोटी ऑड संख्या आपका 596 हो जाए, जो बिल्कुल मिडिल में आएगा। तो 596 इज टू बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब मानते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड रोड बैंड, ईच ऑफ व्हिच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड as they have in English alphabetical series। मैं आपसे बोलूंगा जब मैं आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने जा रहा हूं, उस समय में आप भी इसका आंसर जरूर खुद से कोशिश करिएगा, और जब खुद से कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड जब नहीं लिखा होता बच्चे, तो दोनों काउंट करना होता है। जैसे देखो, आर से एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं मिलेगा, ओ से ओ पी क्यू, इधर के सारे जो डिजिट्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, वो ओ से छोटे हैं, तो इधर आगे ही बढ़ेंगे तो कोई मैच नहीं करेगा, इधर पीछे नहीं मिलेगा। ए से चलो, बी सी डी ई एफ नहीं मिल रहा है, डी से, अब ए से इधर भी जाने का कोई फायदा नहीं, डी से, क्योंकि बहुत दूर के अल्फाबेट्स हैं, डी से, ई एफ जी एच नहीं मिल रहा है, ई एफ जी कोई मतलब नहीं है, बी से, बी सी डी, अब देखो ए से बी मिल रहा है, बी से सी डी ई नहीं मिल रहा है, बी से इधर सी डी आगे मिलना है नहीं कुछ, ए से चलो, ए से बी सी नहीं मिल रहा है, ए से बी इधर मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड, सी डी आगे मतलब नहीं है, एन से ओ, एन से ओ पी क्यू आर एस टी नहीं मिल रहा है, डी से फिर कोई मतलब नहीं है, डी ई एफ जी एच आई जे के नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा, 1, ऑप्शन नंबर 2 टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का बहुत सीरियस सवाल है। अ मैन वॉक्स स्ट्रेट 20 meters towards a knot, then he turns to the right and walk 20 meters, again he turned towards the left and walk for 20 meters, finally he turned towards right and stop after walking 20 meters, 20 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। अब देखो, ये क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक बार दूसरा तरीका बता सकता हूँ। एक तो नॉर्मल तरीका जो हमारा होता है, जो तरीके से हम करते हैं, मैन स्टार्टेड वॉकिंग 20 meters towards the north, 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, डायग्राम हम बना लेते हैं, देन टर्न्स टुवर्ड राइट एंड वॉक फॉर 20 मीटर, फिर से वो राइट टर्न लेने के बाद 20 मीटर की डिस्टेंस कवर, अगेन ही टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट, फिर वो बाएं मुड़ता है एंड वॉक्स फॉर 20 मीटर, फिर से वो 20 मीटर की डिस्टेंस को कवर करता है, फाइनली ही टर्न राइट एंड स्टॉप आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर, आगे 20 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ के वो रुक जाता है, ठीक है। अब इसमें से आपको जो सवाल पूछे गए हैं, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कंपास बनाओगे, नॉर्थ, ये ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा और साउथ हो जाएगा। यहाँ से अगर इस लाइन को मिलाएं आप, तो आपको दिखेगा कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जा रही है, यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, और ऐसी कंडीशन में ऑप्शन नंबर 5 इज टू बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दिया नहीं है नॉर्थ ईस्ट आपका,
ठीक है। अब इसका एक दूसरा मेथड भी अभी आपको बता दूंगा। हाउ मेनी मीटर्स डिड ही कवर फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो प्रारंभिक बिंदु से कितना चल चुका है, 20, 20, 40, 60 और 80 टोटल चल चुका है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर, सिंपल है। चलो अब इस क्वेश्चन को मान लो हमें दूसरे मेथड से, बिना डायग्राम मेथड का भी बनता है, तो कैसे, पहले देखो 20 मीटर किधर जा रहा है, नॉर्थ, तो आप 20 नॉर्थ लिख लो, ठीक है। फिर आगे चलो, फिर राइट में कोई नॉर्थ जा रहा है, अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, कौन नॉर्थ जा रहा है, राइट टर्न ले रहा है, तो किधर जाएगा, ईस्ट में जाएगा, तो आगे 20 मीटर ईस्ट लिखेंगे, 20 ईस्ट लिखेंगे। अब कोई पूरब दिशा में जा रहा है और वो अपने बाएं मुड़ता है, पूरब दिशा से बाएं मुड़ेगा तो नॉर्थ जाएगा, और फिर वो 20 नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे 20 मीटर नॉर्थ, फाइनली ही टर्न टुवर्ड्स, कोई नॉर्थ जा रहा है और फिर वो राइट टर्न लेता है और 20 मीटर चलता है, तो नॉर्थ से राइट लेगा तो ईस्ट जाएगा, 20 ईस्ट हो जाएगा। अब आपका अगर इसको देखें तो क्या करना होता है, 20-20, ईस्ट और ईस्ट को ऐड करेंगे, ईस्ट और वेस्ट होगा तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो बड़ा होगा वही डायरेक्शन लिख देंगे। मान लो यहाँ पे 20 ईस्ट और 10 वेस्ट लिखा होता, तो ईस्ट वाली वैल्यू बड़ी होती है, उसका ईस्ट लिख देते यहाँ पे, और 20 में से 10 माइनस करके 10 लिख देते। खैर यहाँ पे सेम है तो ईस्ट ईस्ट जुड़ जाएगा, 40 ईस्ट यहाँ पे लिख देंगे, और ये बनेगा, ये भी 40 नॉर्थ बन जाएगा, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ है, हमेशा ध्यान है, नॉर्थ नॉर्थ और नॉर्थ साउथ को सॉल्व करते हैं, नॉर्थ साउथ होगा तो सब्सट्रैक्शन आएगा, नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो एडिशन, या साउथ साउथ रहेगा तो एडिशन करेंगे। तो 40 नॉर्थ यहाँ पे लिखेंगे। अब ये 40 ईस्ट और 40 नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट सामने से दिख रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, आंसर हो गया हमारा। 40 80 मीटर टोटल वो चला था, वो भी हो गया, ठीक है। चलो खैर, आगे क्वेश्चन मिलेंगे जब किसी और स्पीड टेस्ट में, तो मैं उसका एक और बढ़िया शॉर्ट ट्रिक, इसका मतलब इस शॉर्ट ट्रिक को और डिटेल में बता देंगे। अभी फिलहाल एसटी कर रहे हैं तो उतना समय हमारे पास नहीं है। चलो, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर 4961, क्या कह रहा है, अंक है 49। आप लोग हमसे तेज करने की कोशिश करिए, 496153, ठीक है, 82 ये लिखा हुआ है। अनचेंज रहेंगे, रिमेन अनचेंज असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर्स, इनको बढ़ते हुए क्रम में अगर हम व्यवस्थित करें तो कितने का स्थान कोई परिवर्तित नहीं होगा, तो यहाँ लिखो 1, फिर 2 आता है, 2 यहाँ पे लिख दिया, फिर 3 आ रहा है, 3 लिख दिया, 4 भी है, 4 लिख दिया, 5 भी है, 5 यहाँ पे लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 है नहीं तो 8 लिखोगे और 9 लिखोगे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि दो आपके जो है अनचेंज, एक तो 5 आपका अनचेंज है और एक 8 अनचेंज है, तो 2 आने चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 इज टू बी द करेक्ट आंसर, यानी विकल्प 2 आपका सही उत्तर होना चाहिए, करेक्ट है, ओके। अब हम आते हैं, अगला हमारा है सीटिंग अरेंजमेंट, 10 नंबर से 14, 8 पर्सन एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, some of them are facing north while some of them are facing south, the person facing in the same direction does not sit together। अब देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने लिख दी, जैसे इन्होंने ये बात लिखी, सारी समस्या का समाधान इन्होंने यहीं पे दे दिया। मतलब सीधी सी बात है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। इन्होंने कहा कि जो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे बाजू बाजू में नहीं बैठेंगे, इसका मतलब एक नॉर्थ फेसिंग होगा, एक साउथ फेसिंग होगा, फिर नॉर्थ साउथ ऐसे करके फेसिंग उनकी होनी चाहिए। तो हमें पता है 8 लोग हैं, तो हम उसको उसी हिसाब से बना सकते हैं नॉर्थ साउथ। अब आगे देखते हैं जिस तरीके की कंडीशन बनेगी आगे बनाएंगे। द पर्सन फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन डज नॉट सिट टुगेदर, एस इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वी एंड एक्स इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, टी फेसेस इन द सेम डायरेक्शन एज जेड, फिर कह रहे, अच्छा तो ये लाइन देखो, एस इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वी एंड एक्स इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी दोनों तरफ x के एक जो है v के एक तरफ s है और एक तरफ x रहेगा, ऐसा करके। t faces same direction as z, u faces in the south direction as sit at one of the extreme end, t sits second to the left of y, फिर कह रहे v sits between y and t, v y और t के बीच में बैठ रहा है, w sitting in the immediate right of s and s is sitting third from one of the extreme end, x is not an immediate neighbor of u, x u का पड़ोसी नहीं है। अब देखो, जब ये वाली बात इन्होंने लिख दी, एक जो लाइन u faces in the साउथ डायरेक्शन बोल दिया और u के बारे में इन्होंने बता दिया कि u जो है किसी एक एंड पर बैठा है। अब मैं ज्यादा सरदर्द नहीं लूंगा, एक बार मैं u को यहाँ पे बना सकता हूँ, एक दूसरी पॉसिबिलिटी लेके, चूंकि u एक छोर पर बैठा हुआ तो दूसरी साइड में यहाँ पे ले लेंगे। खैर, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इसी को पलट लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। ये हो गया साउथ, फिर अगला नॉर्थ होगा, फिर साउथ होगा, फिर नॉर्थ होगा, इसी का मतलब क्योंकि ऊपर लाइन में ऐसे ही लिखा है, सेम डायरेक्शन वाले साथ में नहीं बैठ रहे, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, अगेन साउथ, और फिर आपका आएगा नॉर्थ। कितने हो गए, 2 4 6 और 8 बन गए। यू को हम मान लीजिए एक बार के लिए यहाँ पे रख दे रहे हैं और
एक बार के लिए यू को हमने इस जगह पे रख दिया। हालांकि यहाँ पे रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो साउथ फेसिंग है, हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। एक ही पॉसिबिलिटी में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, दूसरी पॉसिबिलिटी में यू को इस तरफ रख के आपको करना वैसे ही चाहिए, ठीक है। अब देखो, the person facing the same direction does not sit together. S is sitting second to the right of V. S किसके राइट में, सेकंड पोजीशन पे, V के राइट। तो V से एक के गैप पे S रहेगा और एक के गैप पे कौन है, X। हाँ, X is sitting second to the left of V. सेकंड लेफ्ट या राइट का मतलब क्या हुआ, एक का गैप, यानी X 1 2 3 4 5, ये 5 का सीक्वेंस हमारे पास मिल रहा है। और एक और जो सबसे खास बात है, उन्होंने S को लेकर बोल दिया है कि S is sitting third from one of the extreme, किसी एक छोर से S तीसरे स्थान पे। मान लो X को आप तीसरे स्थान पे इस जगह पे सेट कर दो, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे। तो S से एक के गैप पे V, एक के गैप पे V को आपको इधर ही रखना पड़ेगा, और V से एक के गैप के बाद X को इस जगह पे रखना पड़ेगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसी चीज को मान के चल रहे हैं। S को हमने मान लो यहाँ पे, इवन दो थर्ड नंबर पे यहाँ पे भी S हो सकता है, ठीक है ना। अब अगर आप थर्ड नंबर पे S को यहाँ पे रखोगे ना, तो क्या है कि S से एक के गैप पे V, अगर S यहाँ रखा तो एक के गैप के बाद V या X में से कोई इस तरफ आना चाहिए, जो कि संभव ही नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे तो U है। तो S को आपको यहीं पे रखना पड़ेगा। अब आप लिख दोगे जैसा इन्होंने ये बोला, S is sitting second right of V, S किसके राइट में सेकंड पोजीशन पे, V के राइट में सेकंड। तो V को आपको यहां बनाना पड़ेगा ताकि V के राइट में फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। और फिर V के लेफ्ट में X is सेकंड लेफ्ट ऑफ V, और V के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे वो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे कौन होगा, X हुआ। अगर हम मान लो S से एक के गैप के बाद V यहाँ पे रखते ना, तो फिर प्रॉब्लम ये आती, इसके लेफ्ट में यहाँ पे X को रखना मुश्किल हो जाता। हालांकि जिस तरीके से दिया हुआ है वो यही सजेस्ट करता है, ठीक है। सो S is sitting second right of V, V के राइट में S सेकंड पोजीशन पे, तो V को यहीं रखना पड़ेगा क्योंकि S यहाँ पे V को हम वैसे भी नहीं रख सकते थे क्योंकि V के राइट में ऐसा आना चाहिए, V आपका यहाँ X है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। T faces same direction as Z, T और Z का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, ये लाइन बाद में। U faces साउथ डायरेक्शन एंड सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड यूज कर लिया। T सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Y, T किसके लेफ्ट में, सेकंड पोजीशन पे, Y के लेफ्ट में, यानी एकांतर पे, एक गैप, सेकंड का होने का मतलब एक का गैप होना चाहिए। एक के गैप पे जगह कहाँ खाली है, आप देखोगे यहीं पे खाली है। और कह रहे T सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ Y, इसका मतलब Y को यहाँ पे होना चाहिए, तभी इसका लेफ्ट जो कि साउथ फेसिंग आएगा, फर्स्ट सेकंड ठीक इस जगह पे होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए। और जैसे ही Y को आपने बनाया या T को बनाया, T से रिलेटेड, T फेसेस सेम डायरेक्शन है Z, T का जो फेसिंग है वो Z की तरफ है, तो T का फेसिंग साउथ है, तो साउथ वाला एक ही बच रहा है, Z यहाँ पे हो जाएगा, पक्की बात है। और एक बच रहा होगा वो आपका आगे आ जाएगा। X इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ U, X U का पड़ोसी नहीं है। X इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ U, X किसका पड़ोसी नहीं है, U का पड़ोसी नहीं है, ठीक। तो अगर X का U का पड़ोसी नहीं है तो ये वाला केस तो हमारा कैंसिल हो गया। अब फिर से देख लेते हैं, अगर U को हम यहाँ पे रखें, S को थर्ड पोजीशन पे, यदि हम इसी एंड से S सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ V, S आपका यहीं पे आएगा, पक्की बात है। और अगर S को हम यहां ना रखे, एक मिनट, जो हमने काम किया है S को यहां ना रखे, यहां पे रखें S को, ठीक है। S इज सेकंड राइट ऑफ V, तो V फिर उस कंडीशन में यहां पे आ जाएगी। ये केस गलत हो गया क्योंकि U X साथ में, V के राइट में फर्स्ट सेकंड, S यहां पे हो गया, चलो ठीक है। और फिर वहीं पे एक और चीज देख लो, X सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ V, V के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन, तो लेफ्ट इसका फर्स्ट सेकंड यहाँ पे, ठीक है। X इस जगह पे चला जाएगा उस कंडीशन में। चलो अभी भी सब कुछ सही जा रहा है। फिर कह रहा है V सिटिंग बिटवीन Y एंड T, V किसके बीच में, Y और T के बीच में। और Y और T को लेकर एक इंफॉर्मेशन दी गई थी जिसमें कहा गया था T सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ Y, तो Y को एकांतर पे जगह यहीं पे खाली है, तो Y यहाँ पे और T को इस जगह पे रखना पड़ेगा, तो T सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ Y। और अब देखो T फेसेस सेम डायरेक्शन है Z, T का जो फेसिंग वो Z की तरफ है, तो Z या तो यहाँ पे होगा या फिर Z इस जगह पे, वो दोनों जगह नॉर्थ फेसिंग में ही T के फेस में आ रही है, ठीक है। V सिट बिटवीन Y एंड T, V किसके बीच में, Y और T के बीच में, बिल्कुल सही। W सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ S, S के तुरंत राइट में W, तो W यहाँ पे हो जाएगा, और W अगर यहाँ पे हुआ तो फिर Z को हमें, चूंकि T के डायरेक्शन में T नॉर्थ है, तो Z को हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। इस तरीके से आपने बना लिया, यानी यहाँ पे Z हो जाएगा, फिर उसके बाद X आएगा, Y उस जगह पे, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी, एक सिंगल में हमने पहले बनाया, वो पॉसिबिलिटी गलत हुई, दूसरी पॉसिबिलिटी। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूँ, अगर पॉसिबिलिटीज मिले, इट्स ऑलवेज बेटर टू कैरी। अगर आप फोरकास्ट कर पाते हो आगे की चीजों को बिना पॉसिबिलिटी बनाए हुए, एलिमिनेट करने की क्षमता रखते हो, 4 स्टेप आगे रहते हो, तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और ये डेवलप होगा समय के साथ। चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Z, Z के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे कौन है, तो फर्स्ट सेकंड Y आएगा।
और y किस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द इन विच डायरेक्शन x फेसिंग एंड हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ x, x के तुरंत लेफ्ट में कौन होगा और x का फेसिंग क्या है, तो x का फेसिंग साउथ है, इसके तुरंत लेफ्ट में कौन आ रहा है, z आ रहा है, तो साउथ फेसिंग होगा और z आएगा, तो साउथ z, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ टी, टी के दाईं तरफ कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4, 4 लोग आ रहे हैं, हमारा आंसर होगा 4, यानी सेकंड विकल्प करेक्ट आंसर के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group। क्या पूछा, हाउ मेनी पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट में, तो टी नॉट फेसिंग 1 2 3 4, हाँ ठीक है, सही है। 4 of the following 5 are alike in a certain way hence form a group, कौन सा, u w v y, u w v y, पड़ोसी पड़ोसी दिख रहे हैं दोनों, है ना, x z s w s t, एस डब्ल्यू एस टी एक्स जेड, एस डब्ल्यू एस टी और एक्स जेड, एस डब्ल्यू और एस टी, एस पहले पढ़ रहे हैं और टी बाद में पढ़ रहे हैं, है ना, यू डब्ल्यू में भी पहले बाद वाला खेल था, एक्स जेड में भी पहले और बाद का खेल है, हाँ, एक्स जेड वी वाई, वी के राइट में वाई, हाँ मतलब इस साइड में देखें तो वी वाई और यू डब्ल्यू, ये भी हमारा यू डब्ल्यू, ऐसे ही चल रहा है, केवल एक ऐसा आ रहा है एस डब्ल्यू जो कि उल्टा है, तो एस डब्ल्यू हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होना चाहिए इसके लिए, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड वी, डब्ल्यू और वी के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो W और V के बीच में S और T बैठे हुए हैं, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, S एंड T, थर्ड विकल्प करेक्ट आंसर के रूप में होना चाहिए, करेक्ट है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, ये रहा, ये क्वेश्चन जो हमारे हैं वो सीरीज से रिलेटेड है, अल्फाबेट सीरीज, जैसे अभी हमने नंबर सीरीज देखी वैसा ही कुछ अल्फाबेट सीरीज भी होता है। तो कह रहे इफ द फर्स्ट लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज टू द प्रीवियस अल्फाबेट, यानी फर्स्ट लेटर, हर जो भी शब्द लिखे हुए हैं उसका पहले लेटर को प्रीवियस अल्फाबेट से चेंज कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन हाउ मेनी ऑफ देम विल हैव ओनली वन वॉवेल, कितने में एक ही वॉवेल आएगा। अब देखो एस को प्रीवियस से, तो आर आएगा, ये वॉवेल में तो कन्वर्ट होगा नहीं, यहाँ कोई वॉवेल पहले से है, हटा दिया हमने, यहाँ एक वॉवेल पहले से है, डी को पिछले में कन्वर्ट करोगे तो सी बनेगा, एक वॉवेल बना रहेगा, है इसमें एक वॉवेल, ओनली वन वॉवेल की बात कर रहा है, इसमें कोई वॉवेल नहीं, डी से पीछे जाओगे तो सी बनाएगा, इसमें भी कोई वॉवेल नहीं आएगा, इसमें भी कोई वॉवेल, एक वॉवेल है, इसमें एक वॉवेल है, ठीक है, डी से एक पीछे जाओगे सी, और आई एक वॉवेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, के से एक पहले जाओगे तो जे हो जाएगा। अब यहाँ एक वॉवेल जे है और सॉरी जे वॉवेल नहीं है, एक वॉवेल आई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपका सही जाएगा, यानी 1 2 और 3 होने चाहिए, किस ऑप्शन में दिया हुआ, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ, सो दैट्स द करेक्ट आंसर, यानी चौथा विकल्प आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ ईच लेटर ऑफ ईच वर्ड इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड्स, इफ ईच लेटर ऑफ ईच वर्ड is arranged alphabetical order within the word, how many word will not be changed after rearrangement, क्या मतलब हुआ इसका। अब दिमाग दौड़ाने की जरूरत है कि ऐसा वर्ड जो ऑलरेडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा उसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अन्यथा अगर कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अब दिमाग एक और दौड़ाने की जरूरत है कि जिसका सबसे छोटा लेटर सबसे आगे हो, देख लेते हैं, चेक कर लो, एस पी, यहां पे देखो डी लास्ट में, सबसे छोटा लास्ट में है, ये नहीं होगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है नहीं, चेंज करने पर चेंज हो जाएगा। डी के बाद डी फिर आना चाहिए क्योंकि आई तो बाद में आएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, हटा दिया हमने। डी के बाद एन, उसके बाद आर, ये ऑलरेडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। डी के बाद आई, जी नहीं, जी के बाद आई आएगा, ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। के आई डी में भी, ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं, केवल एक आपको मिल रहा है डीएनआर, वन इज टू बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कहता है इफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज, पहला दूसरे को इंटरचेंज कर रहा है,
हाउ मेनी वर्ड्स विल नॉट बी स्टार्टेड विद द वोवेल, कितने वर्ड जिसमें वो जो वोवेल से स्टार्टेड नहीं होंगे। सीधी सी बात है, जिसका सेकंड लेटर वोवेल नहीं होगा बस वही वोवेल से स्टार्ट नहीं होंगे, क्योंकि सेकंड वाला आगे चला जाएगा। तो हमने कहा एक ये हो जाएगा, इसका सेकंड लेटर वोवेल नहीं है, इसका सेकंड लेटर वोवेल नहीं है, एक दूसरा ये हो जाएगा। बाकी इसका सेकंड लेटर वोवेल है, ये आई से स्टार्ट होगा, ये भी आई से स्टार्ट होगा और ये भी आई से स्टार्ट, दो होंगे ऐसे। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगेन फर्स्ट इज द राइट आंसर, करेक्ट। आई होप इन प्रश्नों में आपको बस स्पीड मेंटेन करने की जरूरत होती है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट व्हिच इज रिलेटेड टू सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सर्कुलर सीटिंग की बात कर रहे हैं। 9 पर्संस हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड एंड ए। ओके, ए एक अलग सा बंदा है, ठीक है। आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड of the center while some of them are facing outside of the center. V is sitting fourth to the left of Z. 2 people are sitting between S and V. 3 people are sitting between X and A. Who's neighbor of V? Y is sitting second to the right of V but not immediate neighbor of S. There are 2 persons sitting between U and T. A is not neighbor of W. Neither U nor T is immediate neighbor of Z. Okay, W and Y are not neighbors of each other according to the moving needle of the clock. S is immediately after Z. देखो भाई, पहले तो ये 8 बना लिया और एक 9वीं पोजीशन ये बना लिया हमने, ठीक है। अब जैसे मैं सबसे पहले तो ये उठा लूंगा, अकॉर्डिंग टू द मूविंग नीडल ऑफ द क्लॉक S सिट्स इमीडिएट आफ्टर Z. Z के तुरंत बाद में S बैठा हो, तो मैंने कही Z यहां पे मान लो और S उसके तुरंत बाद में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इससे Z का फेसिंग कहीं से भी क्लियर नहीं होता है। अब हम चले जाएंगे Z से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन पिक करने, जैसे यहाँ पे लिखा V सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ Z. Z के लेफ्ट में 4th पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, V यहाँ पे हो सकता है, करेक्ट है। अब दूसरा तरीका, V इस जगह पे हो सकता है, ठीक है। अब V का कहीं स्पेस पता चल रहा है, 2 पीपल सिटिंग बिटवीन S एंड V. S और V के बीच में 2 लोग होने चाहिए, 2 के गैप पे V यहां पे आ रहे हैं। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, जिसमें ये कहा गया V सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ Z, अगर मान लो Z को आउटर फेसिंग मानते बाहर की तरफ, तो उसका लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहां पे जाता है। ऐसे में S और V के बीच में 2 से ज्यादा लोग हो जाते, 3 इधर से हो रहे थे, इधर से 4 हो जाते, तो वो गलत हो जाता। इसका मतलब V यहीं पे होना है। और जैसे इन्होंने कहा V सिटिंग 4th टू द लेफ्ट ऑफ S, Z यानी Z किधर फेस कर रहा है, केंद्र फेसिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ V आपका यहीं पे बनेगा। 2 people sitting between S and V, S और V के बीच में 2 जन का गैप होना चाहिए, वो बन रहा है। 3 people are sitting between X and A. Who is the immediate neighbor of V? V का तत्काल पड़ोसी कौन है? अब किसके लिए बोला? A के लिए बोल रहा है, V का तत्काल पड़ोसी है। A को अगर यदि आप यहां पे मान लो, तो इन्होंने कहा 3 people are sitting between X and A. 1 2 3 के गैप बाद X यहां पे हो जाएगा। अगर आप यहां मान लो तो 1 2 3 के गैप बाद X को इधर नहीं रख पाएंगे, 1 2 3 के गैप के बाद X को इधर भी रखना पॉसिबल नहीं होगा। देखो A को यदि यहां मान लो 1 2 3 के गैप बाद X यहां रखना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। और जैसे हमने कहा कि 3 people are sitting between X and A, X को अगर A को यहां रखो 1 2 3 के गैप बाद X को यहीं पे रखना पॉसिबल है, तो A को फिर कंफर्म है कि V के इस तरफ ही A को आप रखोगे और 1 2 3 का गैप करने के बाद आप किसको रखोगे? X या तो यहां पे होगा, 1 2 3 के गैप बाद X या फिर यहां पे होगा। ये 2 जगह X के लिए आपकी बनती हैं, करेक्ट है। X के लिए या तो ये वाली जगह रहेगी या तो ये वाली जगह रहेगी, क्योंकि 3 people are sitting between X and A, ठीक है। Who is neighbor of V? A के लिए बोल दिया गया कि वो V का पड़ोसी है, हमने A को यहां पे बनाया। चलो ठीक है, यहां तक लाइन। Y is sitting second right of V. V के राइट में सेकंड पोजीशन पर Y है। अब V यदि यहां मानो फर्स्ट सेकंड, Y आपका यहां पे हो सकता है और फर्स्ट सेकंड Y आपका यहां पे हो सकता है। Y के लिए 2 संभावना है, एक यहां पे और एक यहां पे। ये 2 संभावनाएं Y को लेकर बन रही हैं। अब Y को हम फिल्टर आउट करेंगे। Y is sitting second right of V but not neighbor of S. Y जो है S के पड़ोस में नहीं है, यहाँ पे Y नहीं होगा, ऐसा हमने बोल दिया, तो Y को हमने यहां से हटाया। और जैसे हमने कहा कि Y Y is sitting second right of V, इसका मतलब Y अब पक्की बात है, यहाँ पे कंफर्म हो गया। और Y यहाँ कंफर्म हुआ, इसका मतलब V नॉर्थ फेसिंग होगा, सॉरी आउटर फेसिंग होगा बाहर, तभी उसका राइट सेकंड Y इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो Y सिटिंग सेकंड राइट ऑफ V बट नॉट नेबर ऑफ S।
देयर टू पर्सन सिटिंग बिटवीन यू एंड टी, यू और टी के बीच में कितने जन का गैप है, 2 का गैप है। अब हमें अभी तो एक्स की स्थिति नहीं क्लियर है, और 2 के गैप की बात करें तो आप यहां से देखो 1-2 के गैप बाद यहाँ पे जगह नहीं खाली है, 1-2 के गैप बाद यहाँ जगह नहीं खाली है, यहां से देखो 1-2 के गैप बाद इस जगह बन सकती है, ये वाली जगह डिपेंड करता है। अब यहाँ से 1-2 के गैप के बाद यहाँ पे जगह बन सकती है, 1-2 के गैप बाद यहाँ जगह बन सकती है, यानी डिपेंड करता है एक्स की स्थिति क्या बनती है। ए इज नॉट द नेबर ऑफ डब्ल्यू, ए के पड़ोस में कौन नहीं है, डब्ल्यू यहाँ पे नहीं होगा, पक्की बात इन्होंने बोल दी। और ये वाली लाइन दिमाग में रखिएगा जिसमें कहा गया यू और टी के बीच में 2 लोग हैं, नीदर यू नॉट टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, यू और टी किसका पड़ोसी नहीं है, जेड का पड़ोसी नहीं है, तो यू और टी को इस जगह पे आप नहीं रख सकते, ये पॉसिबिलिटी यू और टी को लेकर कैंसिल आउट हो गई। आप देखो देयर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन यू एंड टी, यू और टी के बीच में 2 लोग हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप यहां से लेके चलो 2 के गैप बाद यू और टी नहीं रख सकते। क्लियर है, यही एक ऐसी जगह है, यहां से देखो ये वाली जगह, अब यहाँ पे एक्स को यू और टी को रख नहीं पाओगे कि 1-2 का गैप करके यहाँ पे यू और टी बना लें, या 1-2 गैप करके यू टी यहाँ बना लें, यहाँ कैंसिल ही कर दिया इन्होंने। अब यू और टी के लिए यहां से देखें तो 1-2 के आपके बाद यहां जगह नहीं है, यूटी के लिए यहाँ 1-2 के बाद यहां जगह नहीं है, तो पक्की बात है यू टी को लेकर यहीं पे स्पेस बनता है। आप बोलोगे यू ऑब्लिक टी, 1-2 का गैप करके यू ऑब्लिक टी यहाँ पे, 1-2 के बाद टी यू यहाँ पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है एक्स की पोजीशन क्या है। तो यू टी हमने यहाँ पे रखा है, और मैं यू ऑब्लिक टी यहाँ पे भी कंसीडर करके चल रहा हूं, और मैं ये भी मान रहा हूं कि यू टी इधर भी हो सकता है, यू ऑब्लिक टी इधर भी संभावना है, देख लेंगे आगे की तरफ इसको देखेंगे, ठीक है, इसको हम आगे डिपेंड करता है एक्स की पोजीशन क्या है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ए इज नॉट द नेबर ऑफ डब्ल्यू, ए किसका पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, तो डब्ल्यू को ए यहां पे रखना नहीं है। अगर आप मान लो यू टी को इस जगह से इस जगह पे फिक्स करो, है ना, इन दोनों जगहों पे यू और टी को फिक्स करोगे तो एक्स आपका यहां फिक्स हो जाएगा, बाकी सारे पोजीशन फिक्स हैं, ऐसे में डब्ल्यू को आपको यहीं रखना पड़ेगा मजबूरन, कोई और ऑप्शन ही आपके पास नहीं है। तब आपने कहा इसका मतलब ये हुआ यूटी जो ये वाली जगह हम देख रहे हैं ये तो नहीं होगा, यूटी यहीं पे होगा, यहां से 1-2 गैप करने के बाद दूसरा टी ऑब्लिक यू यहां पे लिखना चाहिए, हमें यहां लिखना चाहिए टी पहले यू बाद में, यानी इन दोनों में से यदि यू यहां हुआ तो टी यहां होगा, यहां टी हुआ तो यू यहां पे होगा, बस इतनी सी बात है। डब्ल्यू यहां हम नहीं रख पाएंगे, आप डब्ल्यू के लिए इसका मतलब यू टी यहां से हटा दीजिए, आप डब्ल्यू एक्स के बीच में है स्थिति जो पिक हो जाए आगे इंफॉर्मेशन के हिसाब से। W एंड Y आर नेबर्स ऑफ ईच अदर, W और Y एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो Y अगर यहाँ पे है तो W आपको पक्की बात है यहाँ पे रखना पड़ेगा, यानी यहाँ से X गया और X यहाँ पे गया तो W आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि W Y के पड़ोस में आ जाएगा, और ऐसे में X आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। आगे कोई लाइन जो है U और T को कंफर्म करती हो अकॉर्डिंग टू द मूविंग निडल, वो हमने कर लिया पहले, कुछ और नहीं, यानी यू और टी को लेकर स्थिति आपकी अस्पष्ट नहीं हो पाएगी, और बहुत सारे लोगों का डायरेक्शन भी क्लियर नहीं हुआ, केवल इसमें से आपको जो डायरेक्शन क्लियर हो रहा है वो जेड का क्लियर हो रहा है और वी का क्लियर हो रहा है, बाकी किसी का डायरेक्शन भी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है। ओके, अब आते हैं हम पहले सवाल पे, इससे रिलेटेड एंड क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जेड, ए जेड के रिस्पेक्ट में कहां पर है, तो जेड आपका यहाँ है, जेड के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 6 राइट है ना, थर्ड लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, यही वाला ऑप्शन आपको मिलना है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके अगला सवाल, इफ S इज अ नेबर ऑफ U देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू V, S U का पड़ोसी हो जाए, S अगर U का पड़ोसी हो जाए तो V के रेस्पेक्ट में T की पोजीशन क्या होगी, V के तुरंत राइट में T आएगा, इमीडिएट राइट होना चाहिए, यानी इमीडिएट टू द राइट किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो पांचवा विकल्प हमारा सही आंसर नन ऑफ दीस बनेगा, करेक्ट। आगे आ जाओ, इफ T इज नेबर ऑफ Y, T किसका पड़ोसी हो जाए, Y का, यानी T Y का पड़ोसी, यानी यहाँ पे U यहाँ पे, ठीक है, देन इफ T इज नेबर ऑफ Y देन हु आर द नेबर्स ऑफ V, V का पड़ोसी कौन होगा, तो T Y के पड़ोस में, तो V का पड़ोसी कौन होगा, तो V का पड़ोसी T और A बनेगा, ये तो पूछा है, हाँ T और A, यानी थर्ड विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा ऐसे में, राइट। और इससे रिलेटेड एक और सवाल है आपके पास, मिनिमम हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड ऑफ द सेंटर, बाहर कितने लोग कम से कम देख रहे हैं, आप बोलेंगे कम से कम एक व्यक्ति बाहर तो जरूर देख रहा है, वो V था, उसका कंफर्म है,
एटलीस्ट वन, बाकी किसी का कंफर्म नहीं है। तो आप बोलोगे ऐसे में कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर के रूप में होना चाहिए। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ, ये जो प्रश्न आपके सामने है ये है कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड, राइट। अब इसमें भी आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है, जितना तेज आप कर पाए इन क्वेश्चंस को। कुछ सेंटेंसेस लिखे होते हैं कुछ रेंडमली, जैसे हम अपने कई बार ऐसा होता है स्कूल में अपने टीचर्स के नाम रख दिए होंगे, ऐसे ही एम ही कुछ नाम दे दिया गया सबका, और आपको वही पता लगाना। तो कह रहे बॉन का कोड क्या होगा? आप लोग तब तक आंसर भी कर सकते हैं। अब बॉन BON किसके लिए कोड है ना? BON आपको कहां दिख रहा है? मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कोड पार्ट में चलते हैं, कोड पार्ट में चलते हैं। BON इस जगह पे दे रखा है, किसके लिए कोड है? अब आपको सबसे पहले पता है इसको निकालने का तरीका ये है कि ये वर्ड, ये कोड देखो कहीं और है क्या? नहीं है, किसी और जगह कॉमन नहीं है। यानी जिस भी शब्द के लिए कोड है वो शब्द भी केवल इसी सेंटेंस में होगा और कहीं और नहीं होगा। तो जो शब्द कहीं और है उसको हटा देते हैं। जैसे अलाउ देखो कहीं और दिया हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। मेक इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो पक्का ये मेक के लिए नहीं होगा। क्यों? मेक के लिए होता तो ये वाला कोड कहीं और होता भाई, मेक के लिए कोड नहीं है। कोर्स की बात करो, कोर्स इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये और ये अभी सर्वाइव कर रहे हैं। प्राइस की बात करो, यहां पे देखो इसमें भी प्राइस नहीं है, नहीं है। तो अल्टीमेटली ये तीन के लिए अलाउ, कोर्स, प्राइस में से किसी के लिए भी कोड हो सकता है। सो इस स्थिति में इसका पांचवा विकल्प CND राइट आंसर के रूप में होना चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? द, ल, क ये किसके लिए, निम्नलिखित में से किसके लिए है? आ जाओ वहां पे एक एक लेके चलते हैं। सबसे पहले द देखते हैं। द यहां पे दिया हुआ है, कहीं और है द क्या? नहीं है। यानी जिस शब्द के लिए वो शब्द यूनिक होना चाहिए। आप देखो इसमें से क्रेज कहीं और है, इसके लिए नहीं होगा। मैनेजर कहीं और नहीं है। ऑल्सो, ऑल्सो कहीं और है। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट इसमें है क्या? इसमें है क्या? इसमें है क्या? नहीं है। यानी मैनर या आर्टिस्ट में से कोई एक आपका होना चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला है? विच ऑफ द फॉल इज, निम्नलिखित में से किसके लिए है, किसके लिए कोड बनेगा। अब आपको ये पहले से ही समझ में आने लगा कि दो हो सकता है, एक तो मैनेजर हो सकता है और आर्टिस्ट। तो जिसमें जिसमें मैनेजर है, जैसे इसमें मैनेजर है, हाईलाइट कर लिया। आर्टिस्ट किसी ऑप्शन में दिया, उसमें आर्टिस्ट इसमें है, और किसी ऑप्शन में हमारा है ही नहीं, ये दोनों, इस वाले विकल्प को हटा ही दिया। इसमें तो इधर लगा के रखा। अब आगे देख लेते हैं ल किसके लिए और क किसके लिए कोड है। तो ल आपका यहां पे दिख रहा है, कहीं और है ल क्या? नहीं है, यहां पे है। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या कॉमन है? आपने कहा इन दोनों सेंटेंसेस में, इसमें और इसमें ऑल्सो कॉमन है। यानी एक आपका ऑल्सो होना चाहिए, तो इसमें भी ऑल्सो है, इसमें भी ऑल्सो है। पहला दूसरा दोनों ऑप्शन आपका जा रहा है अभी, ठीक है। फिर आप बोलोगे जो क है वो किसके लिए होगा? तो क यहां पे है और इस जगह पे भी है। यानी इन दोनों सेंटेंसेस में क्या कॉमन है? आप देखो क्रेज कॉमन है, तो आप बोलेंगे क्रेज भी होना चाहिए। तो क्रेज यहां पे भी और यहां पे भी है, ठीक है। यानी पहला विकल्प भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। अब आप बोलोगे एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता, और एक विकल्प आपके पास है कि इधर फर्स्ट और सेकंड। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, या तो पहला, क्योंकि मैनेजर और जो आर्टिस्ट था आपका, है ना, मैनेजर और आर्टिस्ट, इसके लिए द का कोड का टाई हो रहा था, यानी कंफ्यूजन आ रहा था, तो इसीलिए इधर लगा के आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कोड फॉर मोबाइल? इनमें से मोबाइल के लिए कौन सा कोड हो सकता है? एंड मोबाइल आपका शब्द कहां है? यहां पे है। ये शब्द किसी और जगह आपको देखने में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब आपने कहा इसके लिए जो भी कोड होगा वो यूनिक होगा। सो पॉलिसी कहीं और है, यहां पे है, ठीक है। तो जो कोड कॉमन है उसको हटा देंगे। क्रेज कहीं और है, बिल्कुल है यहाँ पे। एंगर कहीं और पे दिया हुआ है क्या? एंगर, एंगर कहीं और नहीं है। मोबाइल कहीं और नहीं है। तो एंगर और मोबाइल में अब आपका कोड कुछ भी हो सकता है, जो ऑप्शन में दिया गया होगा वो देखते हैं। दो कोड जो कहीं और कॉमन है, जैसे का कहीं और कॉमन है, हटा दिया। फिर होए, जी या यो, इनमें से कौन सा कहीं और कॉमन है? पॉलिसी तो इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में कुछ और कॉमन होना चाहिए। जी, हुए,
होए 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 यो क पहले में दिया हुआ क्या कहीं नहीं है, होए किसी में पहले में कहीं है नहीं है, जी पहले में है क्या नहीं है, यो पहले में, यो हटा दो। ठीक है, अब या तो होए होगा या जी होगा, इन्हीं दोनों में से कोई और होना चाहिए। देखो होए और जी कहीं और पे नहीं दिख रहा होगा, जो ऑप्शन में लिखा होगा उसी को हम आंसर मार्क कर देंगे। जी इस ऑप्शन में लिखा हुआ है तो आपका आंसर ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट कैन बी द कोड मेक पॉलिसी कोड्स? इसके लिए कौन सा कोड हो सकता है? आप बोलोगे मेक के लिए कोड, यहाँ पे मेक लिखा हुआ है और इस जगह पे लिखा हुआ है, क्या कॉमन इन दोनों में? हमें इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो मिल रहा है GUA। तो एक तो GUA होना चाहिए, जिस विकल्प में है उसको हटा लो, बाकी सबको काट दो, इसमें है। ठीक है, पॉलिसी के लिए कोड क्या हो सकता है? पॉलिसी यहाँ पे भी है और इस वाले में, दोनों में पॉलिसी है, तो फर्स्ट एंड सेकंड में जो कॉमन मिले, केवल पॉलिसी कॉमन भी है, तो आपने कहा यहाँ पे यो कॉमन है। एक तो यो होना चाहिए, यो इसमें है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर कोर्स, कोर्स कहाँ पे है? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें कोर्स लिखा हुआ है, और कहीं कोर्स नहीं है। तो कोर्स का कोड जो है वो अब आपको देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा कोड ऐसा है जो कोर्स के लिए बन सकता है। अलाउ मेक कोर्स प्राइस, जो एलिमिनेट हो जाए उसको हटा दीजिए, जो बचता है उसको रख लीजिए। मेक हट गया, एक कोड हट गया। अलाउ कहीं और से हट नहीं सकता, आपका कोर्स भी कहीं और से हट नहीं सकता, और प्राइस भी कहीं और से नहीं हट सकता, क्योंकि प्राइस भी कहीं और नहीं दे रखा। तीन कोड, इन तीनों में से जो भी इसके बाद विकल्प में नी बॉन साओ, नी यहाँ द लिखा हुआ है हटा दो, बॉन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है हटा दिया, साओ नी इसमें दे रखा है, आपने कहा फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो सब राइट आंसर क्या बनना चाहिए? फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज अगर लिखा होता तो हम नन ऑफ दीज आंसर मार्क करते। ठीक है, अब ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जिसमें जो पॉसिबल कोड है वही रखे गए हैं, तो जहां मिल रहा है उसी को हम कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो ये था आपका स्पीड टेस्ट, आज का स्पीड टेस्ट नंबर 34A, और मैं आप सभी लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग भी स्पीड टेस्ट को प्रॉपरली अटेम्प्ट जरूर कर रहे होंगे, और करते रहिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। और ऐसे ही इन स्पीड टेस्ट के एक्सप्लेनेशन हम लेके आते हैं, विधि बताने की कोशिश करते हैं, तरीका की कैसे आप तेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खूब जम के पढ़िए, स्पीड टेस्ट दीजिए और जल्दी से सफल हो जाइए। बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.